हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज बायो पॉइंट की इस क्लास में, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये आपके क्लास 8th का चैप्टर 2 है। सो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं, बहुत सारे हार्मफुल हैं, डिजीज काज करते हैं। आखिर अगर हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जानकारी नहीं होगी तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर आता है या एंटर करता है, कैसे वो डिजीज काज करता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस नॉलेज की। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि द वुंड आर इन्फेक्टेड, इट मीन्स जो इंजरी हमारे बॉडी पे, जो चोट लगती है हमारे शरीर पे, एंड डिजीज जो हमको होता है, दीज आर काज्ड बाय जर्म। ये हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दीज आर काज्ड बाय जर्म्स। जर्म्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, और हम उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी पे वो अपना इफेक्ट पहुंचा जाते हैं। बॉडी के बाहर भी, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डिजीज काज करते हैं वो। अब हम लोग उनको कैसे देख सकते हैं? हम लोग माइक्रोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट से उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंसेज लगे होते हैं। इट मींस किसी भी टीनी पार्टिकल्स का, बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स का वो मैग्नीफाइंग व्यू आपको दिखाता है, बहुत इनलार्ज कर देता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अपने पास सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एंड वो कई लाख गुना चीजों को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। आपके स्कूल्स में, लैब्स में जो माइक्रोस्कोप होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट हैं। अगर हर जगह नहीं प्रेजेंट होते तो वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट कैसे पहुंचाते? हम तो उनको देख पा नहीं रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते रहते हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट मींस जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो कुछ दिनों के बाद डिकेइंग की प्रोसेस से, इट मींस क्या हो जाता है, सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आखिर उनको डिकम्पोज करने वाला कौन है? तो आपका आंसर आएगा कि सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। आज हम इसी चैप्टर के बारे में आपसे खूब ढेर सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर आल्सो डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या। तो इनको दो वर्ड से मिलकर के बनाया गया। फर्स्ट है माइक्रो, इट मींस वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, एंड वो हमको क्या करते हैं, यूजफुल भी है हमारे लिए। ध्यान रखिए, अभी चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे कि वो यूजफुल कैसे हैं, एंड लार्ज क्वांटिटी में वो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो अ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट मींस टीनी ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग डील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को पढ़ते हैं, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड द साइंटिस्ट जो कि उनके ऊपर वर्क करते हैं, जो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो उनको स्टडी करते हैं, जिनकी लिखी हुई बातें आप बुक्स में पढ़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दे कैन नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, इट मीन्स वो बिना माइक्रोस्कोप के विजिबल नहीं हो सकते, उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। पहला इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। प्रेजेंट एवरीवेयर, इट मीन्स ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, चाहे सॉयल,
एयर, वाटर, हॉट स्प्रिंग, ओशियन का वाटर हो, साल्टी वाटर हो, जो आप एज्यूम कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, हर जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। लीव्स इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन, अगर ये इन सब कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो दे डेवलप हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देम एज अ सिस्ट। इट मीन्स वो अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, एक हार्ड कवरिंग डेवलप कर लेते हैं, जो कि एक प्रोटीनस लेयर होती है, ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है, जो कि एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। सीनियर क्लास में इसको आपको बताया जाएगा। दे हैव ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में बटे होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं, एंड दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। इट मीन्स हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में बात करें तो दे मे बी पैरासाइट, दे मे बी सैप्रोफाइट। इट मीन्स किसी दूसरे पे, होस्ट पे डिपेंड होकर के अपना फूड ले लेते हैं, या डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। में इफेक्ट ऑन इकोलॉजी फेवरेबली और अनफेवरेबली। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ये हमारे इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इसको ये इफेक्ट पहुंचाते हैं, लेकिन इनका रहना भी जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि सम अनफेवरेबली। इट मीन्स कुछ को ये इन्वायरमेंट फेवर नहीं करता, इट मीन्स ये हार्म पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट में, एंड कुछ जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है, इनका होना जरूरी है। और आपको हम बता दें कि अर्थ सरफेस पे ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है। हम अपने से ना समझे कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमारे लिए यूजफुल हैं, तो उनका रहना या न रहना जरूरी है या नहीं। अब हम लोग बात करें कि उनको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की चर्चा अभी हम लोगों ने की, माइक्रोस्कोप की। इट मीन्स उनको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जिससे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसको सबसे पहले डेवलप किया था, जिसमें लेंस लगा हुआ था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने डेवलप किया, एंड ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हों को ये श्रेय भी मिला है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को भी देखा था। वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सबसे पहले देखने का काम किया था। एंड क्यों कर पाए ये? क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें लेंसेस का यूज किया। लेंसेस क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी टीनी स्मॉल पार्टिकल्स को मैग्नीफाई कर देते हैं, कई गुना मल्टीपल्स में बड़ा कर देते हैं। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसको हम लोग सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, और सबसे पहले इन्होंने बनाया था, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये पार्ट आप देख रहे हैं बेस है, बेस के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये स्टेज है जिसपे कि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्लाइड होती है, उसको स्लाइड क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। अगर आप टीनी ड्रॉप्स वाटर कर रख के उसको भी देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। तो दैट इज द स्टेज जहां पे ये बातें होती हैं। ये आर्म है जिससे ये दोनों पोर्शन जुड़े हुए हैं। इट इज अ बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब जहां से क्या होता है, आप यहां से, आपकी ये आई है, इट मींस यहां से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्लाइड को। तो इसको हम लोग कहते हैं आई पीस, जिसमें लेंसेज लगे होते हैं, एंड यहां पे भी लेंस लगे होते हैं। इट मींस यहां से आप आई से देखते हैं। अब ये मैग्नीफाइंग कैसे दिख पाता है, इतना बड़ा इनलार्ज व्यू कैसे देखते हैं हम लोग? तो यहां पे ये मिरर लगा हुआ है, जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एंड रिफ्लेक्ट करेगी तो इस कांच पे जो भी टुकड़ा रखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर रखा हुआ है, ब्लड रखा हुआ है, कुछ भी है, उसको ये क्या करेगा, विजिबल कर देगा। किसके लिए विजिबल कर देगा? इन लेंसेज के लिए। एंड इन लेंसेज की कैपेसिटी ढेर सारे होते हैं, 3-4, तो 10x 20x 30x 25x इस तरीके से अलग अलग इनकी कैपेसिटी होती है मल्टीपल्स में इंक्रीज करने की। ये बॉडी ट्यूब है जिससे ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं और आई पीस तक आती हैं, और आई से आप क्या कर पाते हैं, इमेज को देख पाते हैं।
चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा भी अपने पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि कुनॉल एंड रुस्का नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बनाया था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एंड वो क्या करता है, चीजों को कई लाख गुना मल्टीपल्स में बड़ा कर देता है। दैट इज द एडवांस माइक्रोस्कोप वी हैव प्रेजेंट डे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनको मेनली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, फंगस का ग्रुप, एल्गी, एंड देन प्रोटोजोआ, एंड देन वायरसेस। वायरसेस पे थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है साइंटिस्ट को कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। इसके बारे में अभी हम चैप्टर में आगे आपसे बात करते हैं कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग, या वायरसेस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया सिंगुलर वर्ड में बैक्टीरियम कहा जाता है। दीज आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स ये एक ही सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक, इट मीन्स ये प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, बहुत एडवांस नहीं होता है। 2 तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वाला सेल बहुत डेवलप होता है, जिससे हम लोग बने हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव सेल से बना होता है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोटेड ऑन द अर्थ, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एल्गी है क्या? नहीं, ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये अपना फूड सेल्फ बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अच्छा, ऐसे ग्रुप के बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनको हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे कैन फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। सॉयल, वाटर, हॉट स्प्रिंग, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, कोल्ड सब जगह। साइज की बात करें तो ये 0.2 से 100 म्यू इन डायामीटर, इसको समझना जरूरी है। म्यू का मतलब होता है 1/1000 ऑफ अ माइक्रोमीटर। इट मीन्स मीटर, मीटर से फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर माइक्रोमीटर, एंड माइक्रोमीटर से फिर मिली माइक्रोन। इट मीन्स ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 गुना छोटा है किससे? एक माइक्रोमीटर से। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट। जैसा इसको मिलेगा होस्ट, उसी तरीके से ये फूड क्या करता है? डिराइव करता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे है तो उनसे फूड ले लेगा। फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट हियर। स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे तो दैट इज अ सराउंडेड बाय, ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय कैप्सूल सिस्ट वॉल, जो कि इसको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सेल वॉल का, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटेक्शन करता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट मींस 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से ये घिरा है, तभी ये एडवर्स कंडीशन में क्या करता है? सरवाइव कर लेता है। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस के नाम पे डीएनए होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। मूवमेंट ये करता है फ्लैजिला के द्वारा, ये एक देख रहे हैं आप थिक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्लैजिला। प्रोटीन कैसे बनाता है? तो राइबोसोम के द्वारा ये प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का चाहिए तो आई बटन में लिंक दी हुई है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप इट इज कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहला स्फेरिकल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कोकाई, जिसको हम लोग स्ट्रेफ्लोकोकस, इसके एग्जांपल्स हैं। रॉड शेप की बात करें इनको हम लोग बैसिलाई कहते हैं या बैसिलस कहते हैं। इसमें साल्मोनेला आते हैं, ई कोलाई आते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। स्पाइरल की बात करें, इसमें स्पाइरलम जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, इसमें ट्रिपैनिमा पैलिडियम आता है। विब्रियो की बात करें तो जो कॉमा शेप्ड होते हैं, जो कॉलरा काज करते हैं, इसलिए इनको हम लोग विब्रियो कॉलरा
के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन पैटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, पहली कैटेगरी है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, ये पहली कैटेगरी इनकी है। दूसरी, इसी में दो कैटेगरी और आती है, पहला है फोटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो सन की लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एंड फाइकोसायनिन, जिसके नाते इनका कलर ब्लू होता है, इन पिगमेंट्स का यूज कर, दीज आर द पिगमेंट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, जिनका की यूज करके ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो केमिकल्स लाइक सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फाइड, इन सब का यूज करके अगर फूड बनाते हैं तो उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया अगली कैटेगरी है। वो बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स में बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कीमोसिंथेटिक की बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे केमिकल से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं, उनको हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में बात करें तो दे में बी पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट का मतलब जैसे होस्ट पे डिपेंड हो जाएं, ह्यूमन बींग्स पे ही बहुत सारे बैक्टीरिया डिपेंड रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन पार्ट है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड सैप्रोफाइट्स की बात करें तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे बैक्टीरिया डिपेंड होते हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरी और है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं उनको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना फूड बनाते हैं उनको हम लोग एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड इंडोस्पोर फॉर्मेशन। आपको ये बता दें कि जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है, जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड वगैरह अवेलेबल रहता है, कंडीशन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उनके अकॉर्डिंग रहती है, तब वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एडवर्स कंडीशन में इंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वो मल्टीपल फिजन भी कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा। अगर इनके टाइमिंग की बात करें कि अपने को कितने समय मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 20 मिनट्स में अपने को ये डबल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग फास्ट ग्रोइंग की बात करें तो लगभग 9 मिनट में जो फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के साथ ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो स्लो ग्रोइंग होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सब जब डिजीज काज करते हैं तब फिर इनका आइडेंटिफिकेशन, डिजीज का सिम्पटम्स आसानी से शो नहीं होता है, जिससे इनको ट्रीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये किसके साथ होता है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के साथ। जनरेशन को प्रोटेक्ट ये कैसे करते हैं, तो बाय डेवलपिंग अ थिक वॉल अराउंड इट। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कैप्सूल की वॉल, ये अपने अराउंड क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जो उनको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। बाइनरी फिजन को यहाँ पे समझना है हम लोगों को। बाइनरी फिजन में सबसे पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, इट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन साइटोकाइनेसिस, इट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम देखें तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग कहते हैं। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। इट मींस डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है और डिवीजन अपना स्टार्ट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। देन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेप्टम फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये अंदर की तरफ क्या बना रही हैं, जो सेल वॉल है वो ग्रुप्स बना रहे हैं, एंड इस तरीके से सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर ईच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और क्रोमोसोम बैक्टीरिया में कितने होते हैं, तो 1 क्रोमोसोम बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बैक्टीरिया के यूजेस की बात करें तो बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेनी वेजेस। फर्स्ट, डीकम्पोजिशन, इट मीन्स ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट के पार्ट, प्लांट के फ्रूट के पील्स एंड डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल में डीकम्पोज करके मिक्स करने का काम करता है, और डीकम्पोज करने से अमोनिया रिलीज करता है, एंड उस अमोनिया का यूज कौन करता है, प्लांट करता है, एंड प्लांट के लिए वो क्या होता है, यूजफुल होता है। इट कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, हम आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
प्लांट क्या करता है, यूज करता है एक दूसरे फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, एंड देन फिर उसको क्या करता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज करता है एटमॉस्फेयर को। ये जो एक साइक्लिक चेन है, इसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा, एंड उस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम एंड नॉस्टॉक कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल, जैसे अगर हम लोग ग्राम की बात करें तो आप ये ग्राम की रूट में देखेंगे तो ऐसे सोइलन स्ट्रक्चर आपको जगह जगह देखने को मिलता है। दिस सोइलन स्ट्रक्चर इज नोन एज रूट नोड्यूल्स, जिसमें ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इन क्लीनिंग हाइट्स ऑफ एनिमल इन टैनरीज, चमड़ा इंडस्ट्री में ये क्या करते हैं, इससे एनिमल की स्किन को, खाल को क्लीन करने का, सफाई करने का काम इनसे किया जाता है। बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थुरिनजेंसिस, ये क्या होता है, एक तरीके से ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है और इसके द्वारा डिफरेंट इम्प्रूव वैरायटी बनाई गई, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी राइस की वैरायटी बनाई गई, जिसका कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आप जानते हैं मिल्क को क्या करता है, ये कर्ड में कन्वर्ट करता है। लिक्विड इंडस्ट्री की बात करें तो हेल्प इन फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बैरली वगैरह को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, बिना ऑक्सीजन के रख दिया जाता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के साथ, वो इसको फर्मेंट कर देते हैं, सड़ा देते हैं, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। जूट इंडस्ट्री में बात करें तो ये क्या करता है, सेपरेशन में हेल्प करता है फाइबर्स के। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट मीन्स मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके नाते बहुत सारे टीके वगैरह बन पा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, इन सब को क्या करता है, ये प्रोड्यूस कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आपको फिर से बताते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इट मीन्स बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो इसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है उस टेक्नोलॉजी को आगे प्रोसेस करने में। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय रॉटिंग एंड सॉरिंग काजेस फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स फूड को गला देता है। अगर आप ज़्यादा 4 घंटे से ज़्यादा फूड को रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं और वो उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। अगर आप उस फूड को ईट करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगा, आपको बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। फूड पॉइजनिंग काज करने के साथ साथ बैक्टीरिया और भी बहुत सारे डिजीज काज करता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड। दीज आर द डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नंबर ऑफ डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा काज किए जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि वो केवल ह्यूमन बींग्स में डिजीज काज करता है, वो प्लांट में भी डिजीज काज करता है, अदर एनिमल्स में भी डिजीज काज करता है। प्लांट्स में बात करें तो वो एप्पल स्कैब एक एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे डिजीज हैं। एप्पल स्कैब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेब का कैंसर कहते हैं, सेब के तने को खराब कर देता है, ये ईट कर जाता है, जिससे कि पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर हम लोग एनिमल्स में बात करें तो काऊ वगैरह में एंथ्रैक्स वगैरह काज करने का ये काम करता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फंगस से। फंजाई जिसको हम लोग कहते हैं मे बी यूनिसेलुलर, इट मीन्स ये यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल का बना हो सकता है, एक सेल, या मल्टी सेलुलर। हालांकि ज्यादातर इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत कम यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में बात करें तो ईस्ट उसका एग्जाम्पल है। एंड दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ये मोस्टली फाउंड इन डैम्प एंड डार्क प्लेसेस। इट मीन्स ये छायेदार या जहां पे नमी ज्यादा होती है ऐसे प्लेसेस पे क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डीकम्पोजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं बिकॉज ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए।
उनको डिकम्पोज करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम लोग बात करें तो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। इन दोनों को समझते हैं। पैरासिटिक का मतलब जो किसी दूसरे पे क्या हो, होस्ट पे डिपेंड हो। सिम्बायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिससे ये फंगस है एंड ये प्लांट्स की रूट है। फंगस प्लांट्स की रूट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, अपने प्लेस के लिए प्लेस देता है एंड इसके बदले ये प्लांट को क्या देता है, तो प्लांट इससे मिनरल्स लेता है, बहुत सारे एंजाइम्स लेता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फंगस ने प्लांट्स को क्या दिया, मिनरल्स वगैरह दिए, प्लांट ने उसको क्या दिया, रहने के लिए हैबिटाट दिया, प्लेस दिया, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। इस तरीके के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। एक एसोसिएशन के बारे में और समझ लेते हैं, लाइकेन उसको हम लोग कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी फंगस को फूड देता है एंड फंगस उसको रहने के लिए क्या देता है, प्लेस देता है। इस तरीके से क्या हो गया, दोनों में इस तरीके का एसोसिएशन बन गया। दोनों मिल करके एक नया एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फंगस या कुछ एग्जाम्पल्स फंगस के देखना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है ईस्ट की। ये यूनिसेलुलर होते हैं, स्फेरिकल, लीव्स इन कॉलोनीज, इट मीन्स कॉलोनीज में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कनेडिया एंड सैक्रोमैसिस इस कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम लोग माउल्ट्स की बात करें, जैसे कि ब्रेड माउल्ट्स आप देखते हैं कि ब्रेड काफ़ी दिन रखने के बाद उस पर क्या होता है, हल्के हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं। These are मल्टीसेलुलर, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक। अगर आप हैंड लेंस से भी उनको देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक वो दिख जाएंगे। फाउंड इन ओल्ड पिकल्स, जो अचार वगैरह जो आप जानते हैं खाते हैं, एंड शूज वगैरह पर रखा है, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अगर इनके बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है, इस तरीके से ये जो फंगल फिलामेंट आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, दीज आर नोन एज हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है स्पोरेंजियम। इट मीन्स जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और मेच्योर हो जाने पे ये स्पोर्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में नया माउल्ट्स बना देते हैं। इस कैटेगरी में दो नाम आता है, एक है एस्परजिलस का और दूसरा है पेनिसिलियम आता है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। माइल्ड डिजीज की बात करें तो दीज आर द यूनिसेलुलर, पैरासिटिक, ग्रोज ऑन द ग्रेप्स, ग्रेप्स वगैरह पे देखते हैं इनको हम लोग, व्हीट पे देखते हैं, पोटैटोज के ऊपर ये आसानी से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इस कैटेगरी में दो एग्जाम्पल की बात करें तो आयरोफैलेस आते हैं एंड ओमाइकोटा आता है। मशरूम्स की बात करें, जिसको आपने देखा होगा, सॉइल डंप प्लेसेस पे क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर, जिसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फंजाई, ये लार्जेस्ट होता है। ग्रोज ऑन अ रूट ऑफ ट्री, प्लांट की ट्री वगैरह जहां नमी आ जाती है वहां पे ग्रो कर जाते हैं। हीप ऑफ हस्क, जहां पे क्या रखा है, गट्ठर भूसे वगैरह का रखा है या कूड़ा करकट रखा है, वहां पे ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्रीकल्स आते हैं एंड एमाइंटाइल्स आते हैं। फंगस के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड का होता है। इट मीन्स यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इनका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो बाय बडिंग ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग ईस्ट में बडिंग को देखना चाहें तो आप ये तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से क्या होता है, मदर बॉडी एंड इस तरीके से चेन ऑफ बड्स क्या करता है, ये ग्रो करता है। इसको हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बड्स
एंड ये क्या है, मदर सेल है। किसका मदर सेल है, ईस्ट का मदर सेल है, जो कि क्या होगा, अब ये चेन ऑफ बर्थ जो है ये क्या करेंगे, जब मेच्योर होकर के डिटैच करेंगे तो इस तरीके से नए ईस्ट को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो राइजोपस वगैरह में देखने को मिलता है। एंड क्या होता है इसमें, इस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनका क्या होता है, फंगल फिलामेंट होता है जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। एंड माइसीलियम पे इस तरीके से स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ये हाइफी है, ग्रुप ऑफ हाइफी है। एंड क्या होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्पोरेंजियम है। क्या है, स्पोरेंजियम, जहां पे एक ऐसे सेल बनते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होता है कि वो नया फंगस बना सकें, जिनको हम लोग स्पोर कहते हैं। तो उस स्पोर से जब स्पोरेंजियम क्या होगा, मैच्योर होगा और जब ये ब्रस्ट आउट करेगा तो फंगस की नई कॉलोनी बना देगा। इस तरीके से इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये। अब हम लोग बात करते हैं इनके यूजेस एंड इनके हार्मफुल इफेक्ट की। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड, टोस्ट बनाने में इनका यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी फर्मेंटेशन की होती है। इट मीन्स बिना ऑक्सीजन के ये क्या करते हैं, CO2 की हेल्प से चीज़ों को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, उसको फ्लफी बना देते हैं। इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के नाते बेकरी इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज होता है। आल्सो हेल्प इन मेकिंग एल्कोहलिक बिवरेज। एल्कोहलिक बिवरेज में जैसे वाइन, विस्की, ये सब बनाने में इनका क्या होता है, लिक्वर वाइन्स बनाने में यूज होते हैं। यही प्रॉपर्टी, फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टी के नाते ही वहां पे जिनसे बनाया जाता है, व्हीट, बैरली, इन सबको क्या कराया जाता है, फर्मेंट किया जाता है इस इंडस्ट्री में। एस्ट्रोबैक्टर की बात करें तो यूज्ड इन मेकिंग चीज एंड विनेगर बनाने में इसका यूज होता है। अगर हम लोग बात करें साउथ इंडियन डिशेस की तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है उनको बनाने में। वो क्या करते हैं, वो राइस वगैरह से चूंकि बनाया जाता है या किसी भी फ्लोर मील में क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं तो वो उसको क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, उसको फ्लफी बना देता है, फर्मेंट कर देता है, जिससे वो सब चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती हैं। मेकिंग डो फॉर मेकिंग साउथ इंडियन डिशेस। पेनिसिलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड एयूरोमाइसिन आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर ट्रीटिंग डिजीज। हम लोग इनको फूड के जैसे भी यूज करते हैं, उसमें एग्जाम्पल मशरूम का आता है। हेल्प इन डीकम्पोजिशन एंड कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल। डीकम्पोजिशन का मतलब जो भी एनिमल वेस्ट वगैरह है उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं, और ये जो नेचर की न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको कंप्लीट करने में। इट मीन्स आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव करता रहता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। इसको कंप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनका हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्पॉयल्स फूड, सबसे पहला तो ये फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉयल कर देते हैं, सड़ा देते हैं। वही फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टी के नाते जहां उसके यूजेज हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। मेनी डिजीजेज काजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स में हम लोग बात करें तो ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, इट मीन पोटैटो की लीफ वगैरह को, उसके ट्यूबर्स को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। एंड ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो इट काजेज रिंग वॉर्म। एंड अभी हम लोगों ने बात किया कैनाडिडिया एक फंगस की, जो क्या करता है, स्किन और लंग्स इन्फेक्शन काज करता है। इट मीन सीरियस स्किन लंग्स एंड इन्फेक्शन, जो कि बहुत फैटल होता है, क्रॉनिक स्टेज में ह्यूमंस को पहुंचा देता है। सो इट इज फैटल। सम मशरूम आर काजेज फूड पॉइजनिंग। क्या काज करता है, फूड पॉइजनिंग काज करता है, जो कि क्या करता है, इंडाइजेशन एंड डिफरेंट डिजीजेस आपके बॉडी में करा देता है। एंड सम आर वेरी फैटल लाइक टॉक्सेमिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं,
यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, डेवलप्ड सेल के बने होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट की बात करें तो ये स्टैग्नेंट वाटर, इट मीन्स ठहरे हुए पानी में, फ्रेश वाटर में, ओशियन में एंड आल्सो इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स होस्ट पे डिपेंड होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी ये क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और डिजीज भी काज करते हैं। और आप एक प्रोटोजोवन को जानते भी हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो आपके अंदर क्या करता है, मलेरिया काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा आपके पास पहुंचाया जाता है। इट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन विदाउट मॉइस्चर, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये केवल वाटर मीडियम में ही, एडवर्स कंडीशन में ये वही जैसे बैक्टीरिया अपने को प्रोटेक्ट करता था, तो ये भी अपने अराउंड क्या करते हैं, सिस्ट की कवरिंग बना के एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे आल्सो लिव इन कॉमन सेलिज्म, ये वर्ड आपको समझना चाहिए। कॉमन सेलिज्म का मतलब ये जिस पे डिपेंड होंगे, इट मीन्स जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना आश्रय बनाए होंगे, रह रहे होंगे, उसको ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे और खुद उससे क्या लेंगे, बेनिफिट लेंगे। इट मीन्स उससे बेनिफिट लेंगे एंड उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जैसे टर्माइट्स वगैरह, दीमक वगैरह में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साइज की बात करें 2 to 200 म्यूएम माइक्रोन, माइक्रोस्कोपिक हैं, इट मीन्स माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हम लोग चर्चा कर चुके हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की, लिंक आई बटन में दी हुई है, आप देख भी सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इनके तो इर्रेगुलर शेप, जैसे इस कैटेगरी में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है। तो अमीबा आप देख रहे हैं इर्रेगुलर शेप इसका होता है। पैरामीशियम की बात करें तो आपके फुट जैसे पैर का पंजा होता है उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्पिंडल से यूग्लिना होता है। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये भी इर्रेगुलर शेप में होता है। अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे अमीबा में अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया एंड इसी स्यूडोपोडिया के द्वारा जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आता है ये इसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ये मेथड है इनके फूड लेने का। पैरामीशियम की बात करें तो इस पार्ट को जहाँ पे मैं मार्कर से ड्रैग कर रहा हूँ, दीज आर नोन एज ओरल ग्रुप एंड इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैच करते हैं, ओरल ग्रुप से इन करते हैं एंड फिर उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करके डाइजेस्ट कर देते हैं। इनमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये स्ट्रक्चर है। इट मीन्स वाटर वगैरह में रहने के नाते तो उसको क्या करना, अप्रॉक्सीमेट कंडीशन वहाँ पे बनाए रखने के लिए प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं प्लांट और एनिमल का। इट मीन्स ये डुअल नेचर शो करता है। जब इसको एडवर्स कंडीशन सन की लाइट वगैरह मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर जब सन की लाइट वगैरह नहीं मिलती, एब्सेंट होता है, तो ये सैप्रोफिटिक जैसा व्यवहार करता है। इस डुअल नेचर के नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल का भी कैरेक्टर शो करता है और प्लांट का भी। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और ये डिजीज काज करता है, उनके बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो डिजीज काज करता है उसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इस तरीके से देयर आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके हम लोग लोकोमोशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए ये स्यूडोपोडिया ही लोकोमोशन कराता है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। यहाँ पे सीलिया होता है एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला, इसको हम लोग कहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यहाँ ट्रिपैनोसोमा में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे अमीबा में हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं
फर्स्ट चैप्टर में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, इट मीन्स कैरियोकाइनेसिस करेगा, एंड देन क्या करेगा, देन साइटोकाइनेसिस करेगा, इट मीन्स साइटोप्लाज्म को इस तरीके से डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से ये सब भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोजोआ के यूजेस की बात करें तो इट हेल्प इन डीकम्पोजिशन, इट मीन्स क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को या डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करता है, डीकम्पोज करने का काम करता है। एंड इट इज फूड फॉर जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, इट मीन्स वाटर बॉडीज में जो टिनी फिशेज वगैरह होते हैं उनके लिए क्या बनता है, एक तरीके से फूड का काम करता है या फूड बनता है। अगर हम लोग हार्म की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अमीबिक डिसेंट्री का। इट इज काज्ड बाय अ प्रोटोजोआ नोन एज एंटमीबा हिस्टोलेटिका, जो कि कहाँ रहता है, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में रहता है। और हमने आपको बताया कहाँ पे, कोलन पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो वाटर एंड फूड के द्वारा ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। इट मीन्स प्रॉपर क्लीनिंग, हैंड वगैरह अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, फूड के साथ इंटर कर जाएगा, वाटर के साथ इंटर कर जाएगा। अगला है प्लाज्मोडियम, जिसकी 4 वैरायटी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चारों वैरायटी क्या काज करते हैं, मलेरिया काज करते हैं। और ये अपनी लाइफ साइकिल का एक पार्ट मॉस्किटो में कंप्लीट करते हैं और एक पार्ट ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट करते हैं। तो देयर लाइफ साइकिल कंप्लीट विद इन ह्यूमन बींग्स एंड मॉस्किटो 2 होस्ट में। ये यूनिक फीचर है इसका। इट अटैक्स ऑन आरबीसी, इट मीन्स मॉस्किटो क्या करता है, हमारे ब्लड में उसको छोड़ देता है। ब्लड में वो ट्रेवल करके लीवर में पहुंचते हैं, जहां पे वो मल्टीप्लाई करते हैं। तब हमको चिल फीवर वगैरह का क्या होता है, आभास होता है और हम डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। मोस्ट फैटल इनमें से चारों में बात करें तो फैल्सीपेरम जो है वो सबसे मोस्ट फैटल है, डेंजरस टाइप का मलेरिया काज करता है। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो इट काजेस स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। और ये कैसे मोड ऑफ स्प्रेड इसका है, तो फ्लाइज के द्वारा ये क्या होता है, स्प्रेड करता है। बात करें एल्गी की तो दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नोन एज वाटर ग्रॉस एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनको हम लोग कहते हैं। ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ऐसे छोटे प्लांट जो वाटर में क्या होते हैं, भोजन बनते हैं बड़े जीवधारियों का, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लार्ज फिशेस का, उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। एंड इनको हम लोग फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के सरफेस पे, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तैरते रहते हैं। मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक मीडियम, इनको वेट हमेशा चाहिए, इट मीन्स ह्यूमिड कंडीशन में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनको आसानी से आप दीवालों वगैरह पे भी ग्रीन कलर के पैचेस बनाए हुए देख सकते हैं। अगर साइज की बात करें तो ये माइक्रॉन्स में होते हैं एंड मीटर्स में भी इनकी साइज हो सकती है। इट मीन्स हम लोग इनको देख सकते हैं नेकडाइज। शेप की बात करें तो रॉड शेप, स्फेरिकल एंड स्पिंडल शेप होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थैलस लाइक होते हैं। ये वर्ड समझिए, थैलस लाइक का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। इट मीन्स जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, ओनली थैलस दिखेगा। इट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं प्रेजेंट होते उनको हम लोग थैलस लाइक कहते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ मोटाइल होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है और वो क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्लैजिला के द्वारा। टाइप्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एक्वेटिक माइक्रो प्लांट हैव क्लोरोफिल, इट मीन्स अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें कि क्या होता है, ब्लूइश कलर के होते हैं, ये बैक्टीरिया से रिजेंबल शो करते हैं, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एंड चूंकि अपना फूड ये सेल्फ बनाते हैं इसलिए इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं।
रेड एल्गी की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, पूरे ओशियन का कलर रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए रेड सी भी नाम पड़ा है ओशियन का। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये भी मैराइन होते हैं, रॉक्स वगैरह पे ग्रो करते हैं। और डायटम्स की बात करें तो दीज आर नोन एज गोल्डन एल्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, डाइएटमॉस्फियस अर्थ बना देते हैं वाटर के अंदर, ओशियन के अंदर, और वहां पे सिलिका डिपॉजिट करते हैं जिनका यूज टूथपेस्ट बनाने में होता है और शू पॉलिश बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में बहुत बड़ा रोल इनका होता है। एल्गी के रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन जैसे ये स्पायरोगायरा वगैरह में देखने को मिलता है, इस तरीके से क्या होता है, ये एक जो है फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, इट मीन्स जितने भी फ्रेगमेंट्स इसके क्या होंगे, डिटैच होंगे। इस तरीके से ये एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट, जब ये डिटैच होंगे तो हर एक फ्रेगमेंट न्यू ग्रो करेगा स्पायरोगायरा के तरीके से। इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन। एंड अगर यूजेस की इनकी बात करें तो इट यूजेस एज अ फूड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। एंड ब्राउन एल्गी की अगर हम लोग बात करें तो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। एंड अगर जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, यूज्ड एंड मेकिंग जिलेटिन, आइसक्रीम जिसको बहुत खाना बच्चे पसंद करते हैं, जेलीज एक्सेट्रा बनाने में इनका यूज होता है। लैमिनेरिया एल्गी की बात करें जिसको कि सीवीड्स कहते हैं, इसको भी एज अ फूड यूज करते हैं, कैटल्स वगैरह का फूड ये बनाते हैं। इन्वायरमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इनरिच ऑक्सीजन लेवल को ये नेचर में बढ़ाते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। हार्म्स की अगर बात करें तो इट काजेस एल्गल ब्लूम पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इट मीन्स बहुत कम समय में ये वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, पूरे वाटर को एल्गी से कवर कर देंगे, और जब एल्गी से कवर कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, इट डैमेज एक्वाटिक लाइफ, वहां पे रह रहे जो एनिमल्स वगैरह हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हार्म पहुंचता है, जिसके नाते उनकी डेथ होने लगती है। वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि सारे ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इट मींस डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय देम। सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट डेंजरस जो कि ह्यूमन बींग्स में एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स में अर्थ सरफेस पे तबाही मचा रखा है, वायरसेस की बात करें तो इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, बिकॉज इट इज इनएक्टिव। जब ये किसी होस्ट में नहीं होता है तो इनएक्टिव होता है, और जब ये किसी होस्ट में इंटर कर जाता है, होस्ट सेल में इंटर कर जाता है तो एक्टिव हो जाता है, और उसी सेल की प्रॉपर्टी का क्या करता है, यूज करता है, और अपने को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीपल्स में इंक्रीज करता है। ए सेलुलर, इट मीन्स कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर इसके पास नहीं होता है, जैसा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब बिल्कुल क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल मशीनरी इसके पास नहीं होता है। कैसे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग ओनली देख सकते हैं, बिकॉज इसकी साइज जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, 0.015 म्यू टू 0.2 म्यू एम इसकी साइज होती है। माइक्रोन्स में बहुत छोटा होता है ये। इसको आइसोलेट किया जा सकता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, और स्टोर भी किया जा सकता है। एंड शेप की बात करें तो ये राउंडेड, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल शेप में होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने आपको बताया दे डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट दवा नहीं बना पाते इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका अगर कोई स्ट्रक्चर जानकारी में हो, नए नए वायरसेस हैं इनका कोई स्ट्रक्चर जानकारी में है नहीं, तो उनके ऊपर कमांड पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। कोई सेल ऑर्गेनेल इनके पास नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है,
होता क्या है इनके पास, दे हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, एंड डीएनए एंड आरएनए के चारों तरफ इस तरीके से आप टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये क्या होता है, इस तरीके से इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप इसके चारों तरफ देख पा रहे हैं आर्म्स वगैरह, दीज आर द प्रोटीन्स, इसके द्वारा रैप किया रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इनएक्टिव ऐसे होते हैं जब किसी होस्ट में ये इंटर करते हैं। अब होस्ट इनके लिए ह्यूमन बींग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होता है तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जैसे ही होस्ट में एक्टिव इंटर करता है ये, तो एक्टिव हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई कैसे करता है, 2, 4, 8, 16, 64, 128 सो ऑन, इस तरीके से मल्टीपल्स में इंक्रीज करता है और उसी होस्ट सेल के सारी प्रॉपर्टी को यूज करता है। होस्ट सेल के प्रोटीन बनाने की प्रॉपर्टी पे ये कमांड कर लेता है, उसके आरएनए को हटा करके। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर ये इंटर करता है तो ह्यूमन बींग्स के आरएनए को फंक्शन नहीं करने देगा सेल में, अपने आरएनए को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसके नाते हमारे बॉडी में फॉल्स प्रोटीन बनने लगती है और हमारे बॉडी में वायरल इफेक्ट दिखने लगता है। वायरसेस से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ डिजीज लिस्ट जिसकी बहुत बड़ी है इन ह्यूमन बींग्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड, बर्ड फ्लू, रेबीज, एड्स, जो कि क्या करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को HIV वायरस के द्वारा काज किया जाता है एंड इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, वाइट ब्लड सेल्स को अपना फंक्शन नहीं करने देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एंड नाउ डेज कोरोना वायरस, जो कि बहुत खतरनाक है, इसीलिए इस पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो है क्या है, सेल होस्ट मशीनरी, इट मींस इसके सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है या विजिबल नहीं हो पा रहा है। प्लांट्स में बात करें तो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज्ड इन टोबैको, जो कि टोबैको की पैदावार को कम कर देता है। मोज़ेक ऑफ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, उसकी लीफ वगैरह को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे पैदावार खराब हो जाती है। लीफ कर्ल ऑफ बीन्स, सोयाबीन, लीफ रोल ऑफ टोमेटो एक्सेट्रा आर काज्ड बाय वायरसेस इन द प्लांट्स। अब जहां ये इतना हार्मफुल है तो इसके कुछ यूजेस भी हैं। यूजेस की बात करें तो ये अपना तोड़ खुद ही बताता है। इट मीन्स इसी के द्वारा इसकी वैक्सीन भी प्रिपेयर की जाती है और बहुत सारे वैक्सीन को, इट मीन्स बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा यूज हम लोग करते हैं। हम लोग क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि ये किसी होस्ट में इजीली क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। तो अगर हम लोगों को डिजीज को ट्रीट करना होता है, डायग्नोस करना होता है, तो हम इनके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको डिसआर्म कर देते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इसका हम लोग यूज करते हैं इसी होस्ट में इंटर करने वाली मशीनरी का। और नंबर ऑफ वैक्सीन हम लोग इनसे बना रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वैक्सीन की तो प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, जिसमें आप साल्क वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट यूज करते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको बनाया था जॉन्स एडवर्ड साल्क ने, उन्हीं के नेम पे ये वैक्सीन का नेम भी पड़ा। एंड रेबीज वैक्सीन, जो कि डॉग वगैरह में होता है। तो इस तरीके से ये अपना वैक्सीन खुद ही प्रिपेयर करा देता है, हालांकि इसके केवल स्ट्रक्चर को पहचानने की ज़रूरत होती है। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक ये नाइट्रोजन साइकिल आपको मिलता है। सो आज हम लोग स्टडी करेंगे नाइट्रोजन साइकिल को, नाइट्रोजन के फिक्सेशन को और उसके स्टेप्स को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस that involves conversion of atmospheric nitrogen। it means ये एक ऐसी न्यूट्रिएंट साइकिल है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, that enters in the living beings, जो लिविंग बींग्स में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। और स्पेशली प्लांट्स के लिए तो ये प्रोटीन का काम करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट यूज करता है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एंड अमोनिया के फॉर्म में यूज करता है।
अगर हम लोग बात करें तो अपने अर्थ पे 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने यूजफुल है हमारे लिए कि ये जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है इसको फिक्स करने का काम, इट मींस इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का फॉर्म NO3- एंड NH4+ में नाइट्रेट एंड अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज नोन एज प्लांट प्रोटीन, इसको हम लोग प्लांट प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पे हैं सबके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत यूजफुल है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनते हैं। अब आप सोचिए प्रोटीन आपका क्या है? स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बॉडी बिल्डर है जो आपके बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है। देन न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड देखिए डीएनए एंड आरएनए को बनाता है, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड विटामिन जो आपको क्या करते हैं? इम्यूनिटी देते हैं, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं। सो इसेंशियल, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस हम लोगों के लिए है। मेन स्टेप्स क्या हैं इसके साइकिल में, कैसे ये एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट होता है यूजेबल फॉर्म में? तो सबसे पहला स्टेप है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करना? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से फिक्स करना। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देन नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करना। एसिमिलेशन का मतलब क्या करना? अमोनिफिकेशन करना एंड नाइट्रिफिकेशन करना, जिसमें अमोनिया में कन्वर्ट होगा NH4+ में एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। इट मींस ऐसा नहीं है कि उसको रोक लिया जाएगा, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। देन उसको क्या करना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर को वापस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ N2। देन दिस इज प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन अगेन गैसियस फॉर्म में। डीनाइट्रिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप। यहां पे नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने तैयार है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को हम आपको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले बात जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें आए हुए जो वर्ड्स हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट्स क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को हम लोग सीख लेते हैं, देन आपको हम समझाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, जो कि सबसे पहला स्टेप मुझे दिख रहा है यहां पे, तो इट इज अकर्स बाय 3 वेजेस। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन एंड देन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। पहले इन तीनों को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम में कन्वर्ट किया जाएगा बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि आपके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के जो लेग्यूमिनेंट्स प्लांट्स होते हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, उनके रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से सोइलन जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ग्राम में आप देख भी सकते हैं, इनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल ग्रीन प्लांट्स में ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जैसे एस्ट्रोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम। ये क्या करते हैं? ये भी बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की, तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है, इंडस्ट्रीज में याद रखिएगा, फैक्ट्रीज में जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन को कंबाइन किया जाएगा हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, अंडर हाई प्रेशर।
अंडर हाई प्रेशर जब नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से कंबाइन करा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वहां पे क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए ये कितना यूजफुल है, हम लोग फैक्ट्रीज में यूरिया का प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो लाइटनिंग एंड थंडर के समय होता है। जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती है तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस समय बारिश भी होती है। एंड वाटर में डिसॉल्व होकर के वो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एंड देन रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के, किसके साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के वो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से उसको एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दिया जाता है। दूसरा वर्ड यहां पे आया है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, अमोनिया को इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आयन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड देन अमोनिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये भी यहां पे लिखा हुआ है। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस में जो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर हैं ग्रीन प्लांट्स में, उनको क्या किया जाएगा, जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड को अगेन अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। इस कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद यहां पे जब इसको यूज कर लिया जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, देन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को क्या करना है, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर को वापस छोड़ना है। इसके लिए क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन में कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू अमोनिया। एंड इसके लिए भी देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जिम्मेदार हैं, एंड वो है स्यूडोमोनास, ये जिम्मेदार होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करा देते हैं। आई थिंक सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को और देखते हैं क्या कि यहां पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। इट मींस बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो रहा है, कहां पे, ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स के सेल में कहां पे, प्रोटोप्लाज्म में। एंड कैसे हो रहा है, तो क्योंकि प्लांट्स में क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं। एंड देन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। और अमोनिया आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा, प्लांट उसको क्या करेगा, यूज करता है। एंड यूज करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट में। ये कैसे होगा, किस प्रोसेस से, तो ये होगा नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से होगा। ये क्या होगा, अमोनिया कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में। एंड किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। बहुत अच्छे से समझिएगा आप। देन क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, वो किसके द्वारा होगी, स्यूडोमोनास के द्वारा होगा। जो नाइट्रेट साल्ट वगैरह हैं उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके गैसियस फॉर्म में वापस इन्वायरमेंट को दे दिया जाता है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं इन एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी हो रहा है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जो कि नेचुरल प्रोसेस है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, आपने पढ़ा होगा नेचुरल फेनोमेनन में ये सब टॉपिक्स। तो क्या होता है उस समय, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि उस समय रेनिंग भी हो रही होती है तो वाटर में डिसॉल्व होता है, एंड वाटर में डिसॉल्व होकर के वो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, यहां पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हाई प्रेशर के साथ हाइड्रोजन से कंबाइन कराया जाता है। क्योंकि
NH4+ आयन है ना, तो क्या होगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर में जब रखा जाएगा तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में होगी, फैक्ट्रीज में होगी। एंड देन अमोनिया चूंकि ज़्यादा टॉक्सिक होता है, देन उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है और यूरिया में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, किसानों को देते हैं, जिससे वो अपने सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंप्रूव करते हैं। बात वही है, अगेन प्लांट्स के पास ही पहुंचना है। एंड प्लांट से फिर क्या होगा, देन इंडस्ट्रियलिफिकेशन के बाद वही नाइट्रिफिकेशन, जो कि क्या होगा, नाइट्रेट्स, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहां पे एक बात और समझ लें, ग्रीन प्लांट से एनिमल्स में नाइट्रोजन आता है, कहां पे आएगा, सेल में, उसके प्रोटोप्लाज्म में, वो भी अमोनिया में, चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्ट होगा, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहां पे आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई होगी। टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी बायो पॉइंट की अगली क्लास में। थैंक यू।